तो ये सेशन इसका मेन जो एजेंडा है, पहले मैं आप लोगों से इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है, और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन है हमारा डीएमसीज की डिस्कशन का। और आज की जो हमारी ये टॉक है, ठीक है, ये काफ़ी सारे एरियाज को हम टच करेंगे, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली भी और कुछ कलेक्टिव जो पैटर्न्स हैं उनको भी। तो इसका पैटर्न मैंने ग्रुप में भी अनाउंस किया था कि पहले कुछ सवाल हैं जो आप लोगों के सवाल हैं, वो मेरे भी सवाल है। तो एज अ मॉडरेटर आई विल आस्क टू सर इस्माइल दानिश एज वेल एज यासिर साहब, तो ताकि आपके पास एक कलेक्टिव सी इनपुट आए और कोई ना कोई ऑनेस्ट आपके साथ गुफ्तगू हो, ठीक है। समवन हु इज कमिंग फ्रॉम द सर्विस, समवन हु इज कमिंग फ्रॉम द एकेडमिया और द सीएसएस मेंटोरशिप बैकग्राउंड, ताकि हर तरह की जो गुफ्तगू है, ठीक है, वो आज हम करें। बच्चों को जो पिछले हफ्ते 10 दिन में जो लोग मेरे ज़ाती तौर पर जानने वाले हैं, उनके जो मैसेजेस या परेशानी मैंने देखी है, तो शायद ये उसी का रिस्पांस है कि मैं उनको इंडिविजुअली तो नहीं रिस्पॉन्ड कर सका क्योंकि उसके कोई जवाब है नहीं इंडिविजुअली। तो कलेक्टिवली आज हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर बात करें। तो सबसे पहले जो आज की हमारी ये टॉक है, ठीक है, इसके अंदर मेरा ये मानना है कि हमें अपने पांच चार जो वेरिएबल्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, एक्टर्स हैं इस सारे डिस्कशन में, पहले हम उनको थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले मैं खुद हूँ, यानी कि एज एस्पायरेंट मैं हूं, मैं भी इन्वॉल्व हूँ, पार्ट ऑफ द सिस्टम हूँ। फिर उसके बाद जो हमारी एग्जाम टेकिंग बॉडी है, चाहे वो एफपीएससी है या पीपीएससी है। फिर उसके बाद जो एग्जामिनर है, तो मैंने एग्जामिनर को और बॉडी को अलग ट्रीट किया है। और नंबर 4 पे आपकी जो एकेडमीज या जितना एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इनपुट डालता है सिस्टम के अंदर, ठीक है, और उसके बाद जो इंडिविजुअली टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, तो ये सारे लोग जो हैं ये इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे ताकि जो गुफ्तगू हो वो इन सबको मिला के होगी, ठीक है। तो लेट्स बिगेन जी। तो पहली जो चीज मैं जहां से मैं इस सेशन का जो है वो स्टार्ट करूंगा, वो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली दोनों ही जो हमारे इस वक्त पैनलिस्ट हैं दोनों से ही है कि एक चीज जो हर साल स्टूडेंट्स विक्टिम हैं जिस चीज का, जिस चीज को वो विटनेस करते हैं, वो ये है इरेशनल जो पैटर्न है नंबर्स का। चाहे वो एसए है, चाहे वो इस्लामियात है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस है, चाहे वो जेंडर है, चाहे वो कोई भी और सब्जेक्ट है। समटाइम्स एग्जामिनर जो है वो इज टू लीनियंट कि आपके टोटल नंबर 40 बनने चाहिए अगर मेरिट पे पेपर चेक हो, आपके नंबर आते हैं 65। तो ये ओवर एस्टिमेशन है, ये भी प्रॉब्लम है। और दूसरी दफा जब आप लोग ज्यादा शोर मचाते हैं वो तब मचाते हैं जब आपके नंबर, आपको एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे 4 सवाल ठीक हैं, मेरे 20 एमसीक्यूज ठीक हैं। जब आपके नंबर उसी सब्जेक्ट में फिर 25 आते हैं या 28 आते हैं, तो वो भी इरेशनल पैटर्न है या ट्रेंड है, और उसकी क्या वजह है। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर जो है वो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा इस्माइल दानिश साहब से। तो सर आप इस चीज के ऊपर क्या कहना चाहते हैं कि जो पैटर्न्स हैं, स्कोरिंग ट्रेंड है, क्या ये हमेशा तैयारी ही के मुताबिक आपके नंबर आते हैं कि एक बच्चे ने अच्छी तैयारी की है उसके अच्छे नंबर आएंगे, एक बच्चे ने कोई बहुत अच्छी तैयारी नहीं की है तो उसके भी नंबर उतने ही आएंगे? तो इस पे सर आपकी क्या राय है? प्लीज, ये बस यही। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पायरेंट्स, जैसा कि सर ने क्वेश्चन पूछा है, पहले मैं बेटा थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माय नेम इज़ बेटा डॉक्टर इस्माइल दानिश। बेसिकली आई एम ग्रेजुएट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एंड आई क्वालिफाइड सीएसएस इन 2009। करंटली आई एम सर्विंग एज एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और मेरी पोस्टिंग है आजकल लाहौर में। अच्छा बेटा, जो आवाज आपकी थोड़ी सी, इसको बेशक आप थोड़ा ऊपर कर जी जी हाथ में पकड़ लेते जी हैं जी, कोई जी। अच्छा, उसमें बेटा जो सर का क्वेश्चन है, उसके मैं टू दी पॉइंट जो है ना वो थोड़ा अपना करीब रखिए। टू दी पॉइंट बेटा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा डिस्कशन तो मैं ऐसे के हवाले से करूँगा, लेकिन अभी मैं एक जनरल जो सर का रिप्लाई उसमें जो सर मेरा अपना एक्सपीरियंस है हमारे 2009 के बैच का, जब हम सिविल सर्विसेज एकेडमी में 2011 में हमारी कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ, और उसके बाद भी अब जितने कुलीग्स डिपार्टमेंट में आ रहे हैं और अदर सर्विसेज में भी, अदर ऑक्यूपेशनल ग्रुप में भी, तो सर ये एक हिस्टोरिकल इरेशनल ट्रेंड तो मौजूद रहा है। जब सर मतलब मैं अपनी तैयारी करने से पहले, जब इवन मैं अपने कॉलेज टाइम में भी मैं कुछ एस्पायरेंट से मेरी मुलाकात होती थी, क्योंकि मेरे मामू जो है ना वो सिविल सर्विस में थे सर 73 वाले बैच में। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो उस वक्त से जो है ना वो मेरा थोड़ा सा इस तरफ दिलचस्पी थी, तो मैं कुछ एस्पायरेंट्स को मिलता था। उस वक्त भी सर इरेशनल ट्रेंड तो मौजूद है। पहली तो ये चीज़ हमें हिस्टोरिकली अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अब सर दूसरी चीज़ ये है कि इसके ट्रेंड में अब वेरिएशन आई है। पहले सर
2000 ऑनवर्ड यानी उस दहाई में ये सुनने में आता था कि जी एक एग्जामिनर जो है ना वो 3 साल के लिए अपॉइंट होता है और किसी भी सब्जेक्ट का ट्रेंड जो है ना वो 3 साल के लिए चलता है। उसको देख के भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑप्शनल का जो है ना वो ऑप्ट किया जाता था। लेकिन अब अगर हम रिसेंट अपने ईयर्स को देखते हैं, उनकी डीएमसीज को देखते हैं, और जो हमारे प्रोबेशनर से कभी मेरी मुलाकात होती है या जब वो आते हैं फील्ड में, कुछ ऑफिसर्स, कुछ हमारे आईआरएस सर्विस के, कुछ अदर सर्विसेज के उनके दोस्त अहबाब से जब मुलाकात होती है, तो ये अब ईयर टू ईयर चेंज हो रहा है। ठीक है। अब मैं समझता हूं कि अब दूसरा हमारे ज़हन में इसका हल होना चाहिए कि स्टूडेंट के पास बेटा क्या डोमेन है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। अब उसमें बेटा मैं ये कहूंगा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा आप लोगों से हिंट शेयर करूंगा टू दी पॉइंट, के वो स्टीफन आर कोवे का एक बड़ा मशहूर थीसिस भी है लाइफ के डायरेक्ट कंट्रोल का और इनडायरेक्ट कंट्रोल का, कि जो चीजें इंसान की डोमेन में आती है ना, जिसको हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं, उसके ऊपर हम अपना मैक्सिमम काम करें। जो चीज हमारी मतलब डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आती, वो हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न तो है, वो हमें डैमेज भी कर रहा है, हमें वो इम्प्रूव भी कर सकता है, लेकिन वो चूंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो लिहाजा उस डोमेन के हवाले से मैं अक्सर अपने एस्पायरेंट्स को यही गाइड करता हूं कि बेटा आप अपनी तरफ से मैक्सिमम करें। अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं कि आप मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं। उसका मैं सर की इजाजत से बेटा एक चीज आप लोगों से ये शेयर करूंगा जो मैंने अपने कुछ सीनियर टीचर से सीखी है, और मैं बेटा जब से सर्विस में हूं, उससे पहले भी थोड़ा बहुत मेरा किताबों के साथ जो है ना वो रबत है, उसको मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप बेटा कम से कम मिनिमम 40 से 50, अभी मैं ऐसे के हवाले से ऐसे के अलावा बात करने लगा हूँ, आप बेटा कम से कम 40 से 50 मेन जो आपके क्वेश्चन होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, मैं अभी पाकिस्तान अफेयर की बात करता हूँ या करंट अफेयर की बात करता हूँ, उनका बेटा क्वेश्चन बैंक बनाएं। उसके 3 एरियाज डेवलप करें। एक पिछले मिनिमम 5 सालों के एरियाज लिखें चैप्टर वाइज कि क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान अफेयर की, एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी या डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के ऊपर, क्या पिछले 5 या 8 सालों में कोई क्वेश्चन आया है? अगर आया है तो उसकी क्या डायमेंशन थी? पहला मैं क्राइटेरिया बेटा ये बनाऊं, क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम। दूसरा मैं बेटा एरिया बनाऊंगा कि जो द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है। तीसरा बेटा एरिया मुझे बनाना पड़ेगा कि क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड, यानी जो कभी पिछले 10 12 14 सालों में आप देखते हैं कि इस डायमेंशन के ऊपर भी क्वेश्चन आया है। तो इस डिवीजन की बुनियाद पर बेटा 40 से 50 एरियाज का क्वेश्चन बैंक बनाएं। वो मैट्रिक इंटर वाली अप्रोच से निकल आए कि जी ये क्वेश्चन है तो इसका ये रिप्लाई आना। इसका बेटा क्वेश्चन बैंक का रिप्लाई आपने एरिया वाइज, थीम वाइज, डोमेन वाइज तैयार करना है। और एक क्वेश्चन के लिए आप कोशिश ये करें कि 25 to 35 हेडिंग्स आपको तैयार करनी चाहिए पर क्वेश्चन। सर आपकी बात से जो मुझे अंडरस्टैंडिंग आ रही है, अगर हम इसको जी जी। एक फिक्रे में बोलें, हाँ जी। कि जो पॉसिबल है जी हमारे हाथ में, जी। वो ये है कि हम अपनी तैयारी को बढ़ाएं, बिल्कुल तैयारी को रीडिंग बढ़ाएं। की क्वालिटी बेहतर करें, बिल्कुल। राइटिंग करें, या जो आप हाँ जी। टेक्निक बता रहे हैं कि जी जी आप बिल्कुल। लोग उसकी जी डायमेंशन हाँ बनाएं। जी जी मैं। इस सारी बात का ये कि जो हमारे इख्तियार में है, हमने जी उसको बिल्कुल हम बेहतर करना है। वो करें। अब मैं सर की इजाजत से बात को कंक्लूड करता हूँ, थोड़ी लंबी बात नहीं करनी क्योंकि और भी क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स के। तो बेटा ये इन एरियाज को आपने तैयार करना है एग्जामिनर के पैटर्न के मुताबिक, और करना उसको क्वालिटी पैटर्न पे है, गुजारे पैटर्न पे नहीं करना। क्वालिटी पैटर्न पे मैं ये जो 25 से 35, ये बेटा बड़ी इस अप्रोच के पीछे मैंने बड़ा वर्क किया है। ये पॉइंट्स जो आपको मैं डिस्कस करने लगा हूं, जब बेटा आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर इतने पॉइंट्स तैयार कर लेते हैं ना, तो उसमें अगर कोई अनसीन एरिया भी उस थीम के ऊपर आ जाता है, तो आप कमरा इम्तहान के अंदर भी बैठकर इस पोजीशन में होते हैं कि आप उसमें कुछ ना कुछ रेलेवेंट चीजें पुट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने बेटा माजर से तैयार ही 8 10 हेडिंग की हैं और उस थीम के ऊपर, उस आइडिया के ऊपर कोई अनसीन डायमेंशन उसने पूछ ली, तो फिर बेटा आपको एग्जामिनर को मुतमिन करना और कंपटीशन के लेवल का इनपुट देना वो बेटा मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब सर मेरा क्वेश्चन आपसे सेम है, लेकिन उसमें एक वेरिएशन है। एक वेरिएशन ये है कि आप उस केस को डिस्कस करें कि जब स्टूडेंट की तैयारी नहीं थी और उसके नंबर नहीं आए, और एक जब उसकी तैयारी अच्छी थी, जो रिक्वायरमेंट्स आप बता रहे हैं फॉर एग्जांपल वो पूरी हैं सब्जेक्ट, लेकिन उसके बावजूद नंबर नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी की मिसाल ले लेते हैं, आपके पास पिछले 2 3 सालों का जो पीएमएस का रिजल्ट आया होगा, उस पे कितने स्टूडेंट्स हैं
जो एक बंदा 850 नंबर की भी डीएमसी है मेरे पास, 800+ नंबर की भी डीएमसी एक हमारे स्टूडेंट हैं झांग से, एंड ही वाज फेल्ड इन ज्योग्राफी पेपर 2। पेपर 1 में वो बच्चा 90 स्कोर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 88 स्कोर कर रहा है, पेपर 2 में वो 30 स्कोर कर रहा है। एक तो इसकी सीधी सीधी एक्सप्लेनेशन ये है ना कि उसकी तैयारी ठीक नहीं होगी, पर हम ये सपोज कर लेते हैं कि उसके रिक्वायरमेंट्स पूरे हैं, उसके फेलियर की क्या वजह है और स्टूडेंट्स को उससे कैसे डील करना चाहिए। क्योंकि जो आज हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, इनमें से मेजोरिटी वो बच्चे भी होंगे जो किसी न किसी सब्जेक्ट में हर्ट हुए हैं, इस वजह से कि उनको लगता है मेरी तैयारी ज्यादा अच्छी थी लेकिन मेरा स्कोर उस हिसाब से नहीं आया। तो प्लीज सर, यासर उस्मान सर। जी, ज्योग्राफी की हद तक जैसे पिछले 2 साल पीएमएस का रिजल्ट देखा जाए तो मेरे अपने स्टूडेंट्स जो इन दोनों अटेम्प्ट्स में मतलब जिनको कॉमन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 80 to 90 मार्क्स उनके थे पिछले साल के अटेम्प्ट में। और इस साल जब उन्होंने पेपर दिए तो वो 12 या 13 पे फॉल कर रहे हैं। जबकि आप अगर पेपर्स की नेचर को देखेंगे, पेपर बी की बात कर रहा हूँ, तो जो प्रीवियस अटेम्प्ट थी उनकी वो ज़्यादा टेक्निकल पेपर था। और जो अभी पेपर हुआ है लास्ट टाइम वो जेनेरिक टाइप था, जो कि जनरल रीडर भी ये अटेम्प्ट कर सकता है। कॉमन सी क्वेश्चन है जिस तरह से टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हो गए या अर्बनाइजेशन हो गई, जिसको आप ऐसे के लिए भी तैयार कर रहे होते। ठीक है, लेकिन इसमें अब डिपेंड करता है, एग्जामिनर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा है। क्योंकि 2016 का जो टाउन प्लानिंग का पेपर था, अब वो भी बहुत जेनेरिक है अगर आप उसको उठा के देखेंगे। ओपन एंड क्वेश्चंस हैं और ओपन डिस्कशन वाले सोशल साइंस वाले क्वेश्चन हैं। लेकिन चूंकि वो एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जाके चेक हुआ, तो वहाँ पे उसको टोटली मतलब एक ऐसा बच्चा जो 18 एमसीक्यूज ठीक कर रहा है और टोटल नंबर वो 22 ले रहा है 100 में से, तो इसका मतलब है कि 80 नंबर में से उसको 4 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, जबकि कोई टेक्निकल क्वेश्चन भी नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो आता है मार्किंग में, वो हम यही कह सकते हैं कि कई मतलब ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, आपने देखा ही होगा कि सीएसएस का टॉपर जब इंटरव्यू देने के साथ साथ रिटर्न की तैयारी कर रहा होता है और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो फेल हो जाता है, तो अब आप उसको कहाँ पे फॉल करवाएंगे? या वो टॉप भी कर रहा है पिछली अटेम्प्ट का और अगली अटेम्प्ट में वो ऐसे में फेल हो रहा है। तो ये ट्रेंड बार बार नजर आया है कि ऐसे में फेल कर दिया जाता है या इस्लामियात में किया जाता है और फिर मेजोरिटी उसी में होती है। यानी कि एक साल ऐसा आता है जब सब इस्लामियात भूल जाते हैं, अगले साल वही बंदा जो है वो ऐसे लिखना भूल जाता है। तो दैट एक्चुअली शोज के कुछ ना कुछ इंजीनियर किया जाता है रिजल्ट्स में। या तो हो सकता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम करने के लिए जो पेयर हो इंटरव्यू में उसको रिड्यूस करने की भी एक हो सकती है। दूसरा ये है कि जैसे अब आप ऑप्शंस पे आते हैं तो 200 नंबर वाले ऑप्शंस की अब दो ही ऑप्शंस मौजूद हैं टेक्निकली स्पीकिंग, या आईआर रखेंगे या पॉलिटिकल साइंस रखेंगे। और उसमें भी आपको एक मरतबा कभी आईआर हाई स्कोरिंग नजर आता है, कभी पॉलिटिकल साइंस हाई स्कोरिंग नजर आती है। और उसमें चलें एक नेचुरल ही चीज़ है कि अगर एक एक सब्जेक्ट और उसका रेलेवेंट ग्रुप जो है वो हाई स्कोरिंग पे चला गया, तो नेचुरल सी बात है कि जो लोग पिछले साल फेल हुए थे वो भी उस तरफ को आने की कोशिश करेंगे कि यार मैं ये रख लेता हूँ। वो फैक्टर भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि आपका एप्टीट्यूड है या नहीं है, लेकिन एकेडमीज जो है वो सब्जेक्ट रखवा देंगे। ठीक है कि जी पिछले साल ये हो गया था, अब इस साल नहीं होगा। तो ये ऑल्टरनेट तो चलता ही रहता है, यानी एक साल आईआर ऊपर, एक साल पीएस या पॉलिटिकल साइंस ऊपर है। लेकिन ये भी नेचुरल नहीं है, मीन्स के जो आपकी मार्किंग है ना, आप मार्किंग पे बेस करें। आप क्यों खुद से मतलब इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि इतना कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू के लिए आना चाहिए? ये फिक्सेशन जो है ना, ये जस्टिफाइड नहीं। थैंक यू वेरी मच। और अपना डू वी हैव, यस वी हैव आदिल साहब, आदिल रियाज गोंदल, जो टॉपर हैं लास्ट सीएसएस के। तो आई रिक्वेस्टेड हिम कि आपकी भी प्रेजेंस जरूरी है, बिकॉज ये जो अभी पहला क्वेश्चन हमने छेड़ा है कि इरेशनल जो ट्रेंड्स हैं, स्कोरिंग ट्रेंड्स हैं, चाहे वो ज्यादा नंबर आने की शक्ल में हो या कम आने की शक्ल में हो। आल्दो कि मैंने जो है वो अभी मैं कुछ दावे से नहीं कहना चाहता, बट इवन आदिल साहब इज द टॉपर ऑफ सीएसएस ऑल पाकिस्तान, बट स्टिल मुझे श्योरिटी तो नहीं है, बट आई आई सपोज और मेरी प्रिजम्पशन है कि इनकी डीएमसी में भी इवन ही इज द टॉपर ऑफ ऑल पाकिस्तान। ठीक है, एक आधा सब्जेक्ट जरूर होगा जो इस इरेशनैलिटी का विक्टिम ये बने होंगे, यानी कि या तो स्कोर उसमें बहुत ज्यादा होगा या स्कोर कम होगा। चूंकि जब आप पास कर जाते हैं तो जो ज्यादा स्कोर आया होता है वो फिर आपको लगता है कि ठीक है ये मेरी सलाहियत पे आया है। लेकिन जो मेरा यहाँ पे एड्रेस है, जो बच्चे बेचारे पास नहीं हुए और वो खुद इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो वो जब अपने स्कोर देखते हैं कि मेरा स्कोर तो 20 आया है, तो वो बेचारे किसी इंफीरियरिटी कह ले कॉम्प्लेक्स या किसी उस तरह की सोच में चले जाते हैं कि मैं तो नालायक हूं और मैं तो ये कर ही नहीं सकता, एंड दिस इज नॉट
गुड थिंग कि एक बच्चा इस मेंटालिटी में चला जाए कि वो बासलाहियत भी है, वो अपने टीचर्स की बातों को भी मान रहा है, वो एक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो ये साइकोलॉजिकल बर्डन भी लेके चल रहा है। तो आदिल साहब, ओवर टू यू सर, आप अपना माइक ओपन कर लीजिए और यू आर, जी एक दफा जी बस मैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, यू आर ऑडिबल सर। जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर, और थैंक यू वेरी मच टू ऑल दी सीनियर्स एज वेल, और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सर, आप ठीक बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ये इशू रहा है, आप जब भी पुराने ट्रेंड्स भी देखें और अभी जो रीसेंट 2024 की अगर आप डीएमसीज भी देखें, तो एक जनरल ट्रेंड रहता है कि शायद हम भी जब स्टूडेंट थे या तैयारी कर रहे थे तो यही एक परसेप्शन एग्जिस्ट करती थी कि उन्होंने कुछ स्पेसिफिक नंबर रखे होते हैं कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने पास करने हैं, बाकी स्टूडेंट्स को ऊपर जी वो -10 का शायद कोई लगता है कि -5 का कोई लगता है। इस तरह की डिफरेंट परसेप्शन एग्जिस्ट करती थी जब हम स्टूडेंट्स थे। तो उसकी शायद इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में तो नहीं होता होगा कि यार कोई 10 नंबर इसमें से माइनस कर दो, 5 नंबर इसमें से माइनस कर दो। बट जो आप बात कर रहे हैं, स्कोरिंग ट्रेंड रहा है, और ये स्पेसिफिक इस तरह से होता है कि कुछ स्पेसिफिक ऑप्शनल्स को रगड़ा लगाया जाता है, और ये पिछले 2-3 सालों से तो ये चीज फिर कंपल्सरीज पे शिफ्ट कर दी गई। जब आप ऑप्शनल पे रगड़ा लगता है, रगड़ा लगने का मतलब ये है कि आप ऑप्शनल को हिट करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्फेयर जो है इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जांपल, आपने यूएस हिस्ट्री को हिट कर दिया, आपने पॉलिटिकल साइंस को हिट कर दिया। ऐसे 2 सालों से मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरी 2022 की अटेम्प्ट के पॉलिटिकल साइंस के अंदर 156 स्कोर था। आप खुद पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, आपको इस चीज का आइडिया कि 156 इज अ वेरी गुड स्कोर, शायद एक्सीलेंट स्कोर्स में आता है। उसी सेम तैयारी के साथ, शायद उससे ज्यादा अच्छी तैयारी के साथ, इस साल मेरा 124 स्कोर है। तो हालांकि पेपर मेरे दोनों बहुत अच्छे हुए, सेम पैटर्न पे हुए, शायद इस दफा मेरे कोई एमसीक्यू ज्यादा बेहतर ठीक हुए होंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि मसला कहाँ पर आया कि आप ये देखें कि सेम तैयारी के साथ आपका स्कोर 30 मार्क्स नीचे चला गया। अब मसला ये है कि 30 मार्क्स इतने ज्यादा स्कोर होता है कि शायद पंजाब का डोमिसाइल आपका हो, आपकी एलोकेशन शायद पैस से आपको जो है वो पोस्टल में, और अगर आपका कोई कस्टम्स बन रहा है तो वो शायद नॉन एलोकेटेड में आप चले जाएं। ऑन दी अदर हैंड, आप ये देखें कि जब स्पेसिफिक ऑप्शनल्स को हिट किया जाता है, जैसे यूएस हिस्ट्री साल हिट हो गया, ब्रिटिश हिस्ट्री हिट हो गया, आप इसी तरह देख लें कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक हैं जिनको पॉलिटिकल साइंस, उससे ना कुछ लोग हिट होते थे, और वो चले समझ आती थी कि ठीक है जी, एक सब्जेक्ट की तरफ रश थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो उससे रश को शिफ्ट करने के लिए या चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए ये काम हो रहा है। बट अब 2-3 सालों से अगर आप ट्रेंड देखें तो कंपलसरी हिट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान अफेयर्स, इस साल तो उन्होंने शायद नंबर दिए हैं पाकिस्तान करंट अफेयर्स में, कोई शायद पिछले दोनों सालों के भी इकट्ठे करके। बट उससे पिछले 2 सालों में अगर आप चले जाएं तो आपको नजर आता है कि यार एक बंदा जो कम करंट अफेयर्स में 70 स्कोर ले रहा है, 60 स्कोर ले रहा है, वो पाकिस्तान अफेयर्स में 14 स्कोर ले रहा है, 7 स्कोर ले रहा है, 9 स्कोर ले रहा है। और उनसे जब बात की जाती है तो वो कहते हैं यार 18-17 तो हमारे एमसीक्यूज ठीक थे। सो हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि हमारा इतना, तो वो That मेरी is अपनी that is एक। exactly that is exactly my question to you कि how do you explain this phenomena कि एक बच्चा कह रहा है मेरे 18 एमसीक्यूज ठीक हैं, और वो झूठ नहीं कह रहा है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो बच्चा जब ये कह रहा होता है तो दैट मीन्स कि उसका कहने का ये मतलब है कि वो ये करके आया है वहां पे। तो फिर वो 22 तो नंबर को कैसे वो बच्चा जस्टिफाई करेगा? मेरी ऑफ द रिकॉर्ड 2-3 लोगों से बात हुई जो कि इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, चेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा सर मेरा बड़ा जेन्युइन सवाल है, चले अल्लाह ने बड़ा नवाजा, हम इस प्रोसेस से निकल आए हैं, बट ये मेरा बड़ा जेन्युइन सवाल है कि हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि अगर एक 18 नंबर जिसके एमसीक्यूज में है उसके 7 नंबर टोटल हों। सो ही कैटेगोरिकली स्टेटेड मी कि यार हमारा एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, अब अल्लाह जानता है वो बात ठीक है या गलत है, मुझे उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं पता। बट उन्होंने जो मेरे से बात की, उन्होंने ये बात की कि जी हमने तो एक बेसिक क्राइटेरिया रखा हुआ है सब्जेक्टिव का कि अगर इतने नंबर नहीं आए सब्जेक्टिव में तो हम एमसीक्यूज के मार्क्स ऐड ही नहीं करते। सो दैट मेड सेंस इन माई माइंड कि यार अच्छा, फॉर एग्जाम्पल किसी के अगर सब्जेक्टिव में 7-10 नंबर है तो इसका मतलब है कि उसके वो 18 नंबर तो इरेलीवेंट हो गए। तो फिर मेरा उनसे बड़ा लेकिन सवाल था, मैंने कहा इसी यार पे एक फिर। मेरा काउंटर, माजरत आपको इंटरप्ट करो, इसी पे काउंटर क्वेश्चन है कि अब वो 18 नंबर माइनस कर दें आप एमसीक्यूज के, ठीक है, लेकिन 4 सवाल 40 पेजेस, रेफरेंसेस, प्रेजेंटेशन, सफे काले 40 किए, तो उसकी वेटेज आप दे रहे हैं 7 नंबर। तो इसकी इसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन लॉजिकल, मतलब आई डोंट हैव विद माय माइंड राइट नाउ। देखिए मेरा ख्याल है कि सीएसएस के अंदर कोई स्टैंडर्डाइज पैटर्न नहीं है। यूपीएससी को अगर आप कंपैरिजन में लेके लाएं, वहां पर एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न है। जो पेपर सेटर है वो जब क्वेश्चन सेट करता है तो वो साथ में कुछ क्राइटेरिया देता है आंसर्स का। फॉर एग्जांपल कि अगर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स है तो उसके अंदर उसने डिवीजन की होती है कि अगर इस स्टूडेंट ने ये बात एड्रेस की तो उसके 1 नंबर है,
ये एड्रेस की तो इसके 2 नंबर हैं, डेफिनेशन एड्रेस की तो शायद 3 नंबर है। सो वो प्रॉपर 20 मार्क्स का एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। हम अगर देखें जी जनरल साइंस एंड एबिलिटी के 5 नंबर है, तो हम यहाँ पे तो शायद डिग डाउन कर लेते हैं कि यार 1 नंबर इस चीज़ का, एक डायग्राम का, एक इसका। बट व्हेन इट कम्स टू सम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाइक अगर आप करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स की बात करें, तो आई थिंक द नीड ऑफ और इज कि आपके जो एग्जामिनर है जब वो पेपर सेट करता है, तो वो जो चेकर है या जो एक पैनल उसके पास बैठा है, वो उसको भी एक प्रॉपर क्राइटेरिया के साथ आए कि यार ये इस आंसर के अंदर ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, ये अगर होंगी तो फिर आप इसको इतने मार्क्स देंगे, अदरवाइज आप मार्क्स नहीं देंगे। वरना तो फिर सर वही हालात हैं कि अगर आप ये देखें कि मैंने तो खुद ये फील किया है कि यार प्रेजेंटेशन के अलग नंबर हैं। वही बात है कि आप जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे उतना अच्छे मार्क्स आएंगे। इन्फॉर्मेशन फिर थोड़ी बहुत गुजारा कर जाती है, लेकिन प्रेजेंटेशन गुजारा नहीं करनी चाहिए। तो इधर से ये सर इसी चीज को मैं ऐसे के साथ जो है ना वो लिंक करना चाहता हूँ। हमारी पहले भी एक दफा डिस्कशन हो चुकी है कि अगर तो ये पैटर्न बन जाए कि कोई यूनिवर्सल सा स्टैंडर्ड या मेयार जो है वो सेट है जिसको स्टूडेंट भी फॉलो कर रहा है, टीचर भी फॉलो करे, मार्केट भी फॉलो करे, तो फिर तो ठीक है। बट यहाँ पे डिलेमा ये है कि एफपीएससी की गाइडलाइंस बहुत पीछे रह गई हैं और मार्केट के अंदर बाय द नेम ऑफ द टीचर मेथड मशहूर हो गए कि ये इस टीचर का मेथड है, ये इस टीचर का मेथड है, इस टीचर का मेथड है। ठीक है, अब ये वो बंदा तो जिसकी 10 साल स्टैंडिंग है इस सारे के अंदर, वो तो इवेलुएट कर सकता है कि कौन सा टीचर की टेक्निक क्या है। बट एक बिगनर बच्चा है जिसकी अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है और वो यूनिवर्सिटी से आया है और उसने एक टीचर को ऑप्ट करना है, तो वो मार्केट से जब सर्वे लेता है तो वो ये सर्वे मिलता है कि फला टीचर से आप पढ़ ले, उनकी अप्रोच अच्छी है। तो इट गिव्स के सब्जेक्टिविटी आ जाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट क्या करता है, वो एक दफा फेल होता है, उसको लगता है ये टीचर ठीक नहीं था और इसकी अप्रोच ठीक नहीं थी, वो अगली दफा क्या करता है, फॉरन टीचर चेंज करता है, अगली दफा वो फिर फेल हो जाता है, उसको लगता है अब ये वाला भी टीचर ठीक नहीं है, तो वो तीसरे टीचर की तरफ चला जाता है। तो इसी तरह उसकी 3 अटेम्प्ट हो जाती है और एंड पे वो ब्लेम और वो सारी जो एक सस्पिशियस साइकोलॉजी है उसमें वो निकलता है, उसको ये समझ नहीं हो पाता कि मैं पास हुआ या मैं फेल हुआ। तो सर इस पे आप आपसे शुरू करते हैं कि ऐसे के ऊपर आप ब्रीफली ये बता दें कि इतनी ज्यादा सब्जेक्टिविटी है तो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, और उसके बाद आदिल साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। थैंक यू सर, ओवर टू यू। जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, उसमें सर आपकी इजाज़त से जो है ना वो रिस्पेक्टेड एस्पायरेंट्स जो ऐसे के हवाले से सर मेरी ओपिनियन जो है ना वो सिर्फ दो उसमें मैं बातें करना चाहूँगा, बड़ी टू दी पॉइंट। जो सर आप बात कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर डिफरेंट टीचर्स की जो है ना अप्रोच वो मशहूर हो जाती है और उस हिसाब से जो है ना वो चीज़ें चलती हैं, ये तो एक रियलिटी है कम से कम हमारे मुल्क के अंदर या बिलखसूस लाहौर में। लेकिन अब सर मैं जो इस साल का जो चार्ट आपने मेरे साथ शेयर किया है, या मैं कुछ अगर पिछले सालों के रिजल्ट देखूं कुछ अपने स्टूडेंट्स के और कुछ दीगर लोगों के, तो सर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है ऐसे के हवाले से, एज ए स्टूडेंट ऑफ ऐसे, मैं अभी टीचर तो अपने आप को नहीं मानता, कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें सीखने की और सिखाने की भी। लेकिन उसमें जो सर इशू है ना सर, ऐसे के अंदर हम ब्रॉडली स्पीकिंग कहते हैं कि जी एग्जामिनर दो चीज़ें देखता है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? उसमें पहली चीज़ है सर आपके कंटेंट्स, जिसको आप आइडियाज कहते हैं या जिसको हम आसान लफ्जों में आर्गूमेंट्स कहते हैं। दूसरी चीज वो देखता है ग्रामर। ग्रामर में वो सारी चीजें आएंगी जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक से लेके पंक्चुएशन, जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर भी वो देखेगा। अब सर जो अ, आपके आइडियाज की प्रेजेंटेशन है, इसको भी मैं टेक्निकली जो है ना वो ग्रामर वाले पोर्शन में ही कंसीडर करता हूँ। अब ये जो हमारा एक स्टूडेंट 70, 65 या 60 मार्क्स ले रहा है कंपोजिशन में, उसका जो अगर ऐसे ड्रॉप होता है तो फिर वहां पे हमारा अलार्म जो है ना वो बजना चाहिए कि जो सेम ईयर में एक कैंडिडेट जो है वो कंपोजिशन के पेपर में तो अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर रहा है, तो कंपोजिशन वाले पेपर में तो अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग देखें तो ग्रामर की तो सारी चीजें मौजूद हैं, तो फिर वो ऐसे में क्यों ड्रॉप हो रहा है? यहाँ पे सर मैंने अभी तक मतलब आजकल भी मैं चूंकि ऐसे पढ़ा रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को मैं इवेलुएट भी कर रहा हूँ, इसमें सर मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट के एंड पे जो एक डेफिशिएंसी है वो सर ऐसे की अटेम्प्ट में है। आइडियाज में हमारी डेफिशिएंसी सर ये होती है कि हम रेलेवेंट नहीं लिख पाते, हम रेलेवेंट नहीं लिख पाते। उसकी मैं एक आध एग्जांपल भी सर आपकी इजाजत से देता हूँ कि हम जो ऐसे के अंदर सर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो ये होती है कि आपने टॉपिक को अटेम्प्ट करने के लिए अप्रोच कौन सी बनानी है, जिसको हम थीसिस स्टेटमेंट भी कहते हैं। वो लिखने की हद तक तो थीसिस स्टेटमेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली वो आपके वेरिएबल्स हैं।
कि आप एक ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए वेरिएबल्स क्या बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूं कि एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि दी स्ट्रेटजीज टू अलेविएट पॉवर्टी इन पाकिस्तान। तो अब स्टूडेंट क्या करेगा? अगर सर स्टूडेंट चला जाएगा काजेज के ऊपर और इफेक्ट्स के ऊपर, तो वो सॉरी टू से मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ ऐसे समझता हूं कि वो लगाएगा क्वेश्चन मार्क। क्रॉस तो मैं नहीं कहूंगा, वो थोड़ी सी एक हार्श स्टेटमेंट हो जाएगी, लेकिन वो मैं समझता हूं कि वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि एग्जामिनर पूछ ही स्ट्रेटजीज रहा है, तो कैंडिडेट क्यों काजेज और इफेक्ट्स के पीछे जा रहा है? यानी ये मैंने सर इवेल्युएशन के दौरान भी देखी है कि स्टूडेंट वेरिएबल बनाने में उसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जब सर हमारे वेरिएबल गलत होते हैं, वेरिएबल को मैं ये कहूंगा कि टॉपिक को आपने अटेम्प्ट करने की अप्रोच क्या बनानी है, सादा अल्फाज में कौन कौन सी डायमेंशन को आप कवर करेंगे, तो वो आपकी एक कंप्रीहेंसिव अप्रोच ऑफ आर्गुमेंट्स बनेगी, जो आपका मेन थीम है, जो मेन कंटेंट है, जिसको एग्जामिनर ने देखना है। ये वाला सर एरिया जो है ना, ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। बाकी सर जो स्टूडेंट कंपोजिशन में भी 30 और 40 के दरमियान ड्रॉप हो रहा है, उसको तो फिर मैं दोनों चीजें देखूंगा कि जी उसकी ग्रामर में भी इशू है, वो वहां पे भी काम करे, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर भी, अपने एक्सप्रेशन को भी इंप्रूव करे और अपने आइडियाज को भी improve बिल्कुल करे। ठीक। लेकिन आइडियाज का सर टू दी पॉइंट होना, रेलेवेंट होना, ये ऐसे के लिए बहुत जरूरी है। इसमें सर एक चीज मैं आपकी इजाजत से स्टूडेंट से स्पेशल जो है ना वो कन्वे करना चाहूंगा कि बेटा आम पेपर में और ऐसे में एक बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है, वो हमें समझना पड़ेगा। कि आम पेपर में हम पिछले जब पाकिस्तान अफेयर देखते हैं, करंट अफेयर देखते हैं, सर का सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस आप देखते हैं, तो आप अगर पिछले 5-6 साल के 8 साल के पेपर हल कर लेते हैं ना, तो आप काफी हद तक तैयार अपने आप को कर लेते हैं कि जी आपके 4 सवाल कोई ना कोई आप अटेम्प्ट कर लेंगे। दूसरी आपके पास अदर सब्जेक्ट में ये लीवरेज होती है कि जी 7 या 8 क्वेश्चन आने, उसमें से कोई से 4 आपने अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन ऐसे में ये लीवरेज नहीं है। ऐसे में आपके पास ऑप्शन ऑफ टॉपिक तो मौजूद है, चॉइस मौजूद है, लेकिन आपने एक ही टॉपिक के ऊपर एग्जामिनर को मुतमिन करना है। उसमें अगर आपकी कंटेंट में आर्गुमेंट्स में कोई डेफिशिएंसी रह जाएगी, तो ऐसे को मैं कहता हूं कि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का किंग मेकर और किंग ब्रेकर है। क्योंकि एक ही टॉपिक के ऊपर आपने लिखना है। एक स्टूडेंट बहुत अच्छा है, वो ड्यू टू एनी रीजन कंफ्यूज हो गया, उसको समझ नहीं आई, वो थोड़ा सा अपने टॉपिक से डेविएट कर गया, उसने वेरिएबल गलत बना दिया, तो एक वेरिएबल का मतलब है बेटा 5-6 पैराग्राफ। जब वही आप ऐसे से डेविएट हो जाएंगे, तो वो आपको डैमेज कर लेगा। सर आप ये जितनी भी गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये वो चीज़ें जो किसी भी ऐसे में होनी चाहिए, जी जी। सर से मेरा इसी बात के ऊपर क्वेश्चन है कि आप पिछले तकरीबन 2 दहाइयों से इस सारी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हालांकि सर का अंग्रेजी का वो नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड्स हैं ना, वही जो हम बात कर रहे हैं फेल होने के, तो उसमें आपका एक्सपोजर किसी से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो मेरा आपसे सवाल ये कि अगर ये एक बच्चा है, हम सारे मुत्तफिक हो गए, पूरी मार्केट इत्तेफाक कर गई है कि ये 10 चीज़ें ऐसे में होंगी तो ऐसे पास है। अब आपके नॉलेज में हजारों सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी भी की हैं, लेकिन उनका ऐसे फिर भी इरेशनली फेल हुआ है। हाउ डू यू सी दिस सर? जी, सबसे पहले लाइक जो ऐसे के मेंटोर्स हैं उनसे अगर डिस्कशन जो मेरी हुई है, उसमें पहला जो प्रॉब्लम आता है कैंडिडेट के एंड पे, वो चॉइस ऑफ टॉपिक है। और उसको आइडेंटिफाई करना कि वो कौन सी टाइप ऑफ ऐसे से बिलोंग करता है, ये मेन हो सकता है। कि लाइक नरेटिव ऐसे है, साइंटिफिक भी होते हैं, लिटरेरी ऐसे भी होते हैं। जिस तरह लास्ट कुछ साल पहले जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ एक आया था, ठीक है, और उसके ऊपर आप आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पास वही लोग हुए थे जिन्होंने इस स्टेटमेंट के साथ अग्री करते हुए अटेम्प्ट किया था। जिन लोगों ने डिसएग्री किया वो सारे फेल थे। और वो भी ऐसे में, मतलब जिस तरह अभी आपको नजर आ रहा है ना, 12-13 नंबर डीएमसीज हमारे पास जितनी भी आई हैं, इसमें अब वो भी एक चीज़ नजर आती है ट्रेंड्स में कि कई मतलब ऐसे जो है वो 35 से 39 नंबर में फेल हुआ होता है। दैट मीन्स कि कोई ना कोई फैब्रिकेशन हुई है, मतलब 44 वाले को 5 नंबर पीछे करके ग्रेस विड्रॉ करके फेल किया गया हुआ है। ठीक है, अब आज का जो ये जो रीसेंट रिजल्ट है, इसमें आपको 35-39 के दरमियान कोई फेलियर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, या तो बिल्कुल ही वो डाउन टू द ग्राउंड आपको 10-12 की रेंज में नंबर मिल रहे हैं, या जो 300 होंगे उनमें से, या कुछ की मैंने डीएमसीज देखी हैं जो हाई स्कोरर्स भी हैं और एक आध सब्जेक्ट से रह गए हैं। लेकिन ऐसे मेनली हिट हुआ। ठीक है, और उसमें भी एक कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है, जो सर ने बात की कि कंपोजिशन में भी नंबर कम है उस बच्चे के। तो इसमें अब एक वो जो
मतलब डूबियस सी सिचुएशन बन जाती है कि आइदर इट्स एट द एंड ऑफ द कैंडिडेट या मार्किंग में मसला है, या हो सकता है एग्जामिनर दोनों का सेम हो। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन वही बात है कि ग्रामेटिकल, जैसे सर ने बात की कि स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ऐसे कि भी सेम होते हैं, तो वो कंपोजिशन के बाकी लास्ट कुछ सालों में ऐसा रहा है कि 70-80 मार्क्स और बाद में ऐसे के 10-12 नंबर, वो कहीं भी जस्टिफाई नहीं होते, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं मिलती। लेकिन ऐसे हमेशा से मतलब वही बात है कि सर की बात ही है कही जाएगी कि यही डिसाइड करता है कि आप पास हैं या फेल हैं। ठीक है, और वो जो कंसिस्टेंसी ऑफ आइडियाज, और उसके बाद अगर आपको लगे कि रेपिटेशन शुरू हो गई, आपको ऐसे वहीं पे रोक देना चाहिए जितना भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये सारी बातें रूब्रिक बेस हो सकती हैं। एपीएससी को आप चाहिए कि वो अपने रूब्रिक्स शेयर कर दे, मींस के किन स्टैंडर्ड्स के ऊपर चेकिंग होगी, क्योंकि जो एग्जामिनर रिपोर्ट्स नजर आती है वो कोहिजन में नजर ही नहीं आती। मींस के वो भी उस तरह से मतलब इन अकॉर्डेंस विद अटेम्प्टेड पेपर्स आपको नजर नहीं आएगा जी कि एग्जामिनर कह रहा है मैंने तो ये चेक किया था, लेकिन असल में ऐसा चेक भी नहीं हुआ होता। ठीक है, तो स्पेशली 2016 के बाद के जितने भी पेपर्स हैं, उसमें उनकी जितनी भी आप एग्जामिनर रिपोर्ट्स उठा के देखेंगे, वो किसी भी तरह मैच नहीं कर रही रिजल्ट्स के साथ। रादर आपको इंग्लिश का जो एग्जामिनर है उसके अपनी स्टेटमेंट्स में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मतलब जितनी भी टेस्टिंग अथॉरिटीज़ हैं, चाहे पीपीएससी है, पीएससी है, एग्जामिनर्स की चॉइस भी मैटर करती है। ठीक है, कि आप हर किसी को एग्जामिनर नहीं बना सकते कि वो सीनियर है या रिटायर्ड प्रोफेसर है और आप उसका बैकग्राउंड देखे बगैर और उसकी कोई मतलब मॉनिटरिंग किए बगैर ही उसको आप लेटर भेज देते हैं कि आप पेपर बनाएंगे और चेक करेंगे। क्योंकि रिप्यूट जो है वो अक्रॉस द इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तो सबको पता होता है एक दूसरे का कि कौन क्या है। तो ये भी एक मैटर इम्पॉर्टेंट है कि जो एग्जामिनर्स को लेटर्स भेजे जाते हैं, स्पेशली बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ही आते हैं आमतौर पे, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा जो है वो स्क्रूटनी ज़रूरी है एग्जामिनर्स की चॉइस में। जी ठीक है, मैं अभी आई ट्राई के आदिल साहब से दोबारा बात हो। जरा एक सेकंड उनसे। जी। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो बड़ा इशू है वो ये है सर कि जिस तरह ऑप्शनल अगर टारगेट हो, उसका अल्टरनेटिव जो आता है वो दो आते हैं। एक ये, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस दफा पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट आया है, ये कोई भी दो चार आए हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि सर मेरा लास्ट पीएमएस में स्कोर 145, मेरा लास्ट सीएसएस में स्कोर 138 है, और पेपर वन में दोनों दफा मेरे 60 प्लस है। लेकिन अब की बार मेरा पेपर भी बहुत अच्छा हुआ और मेरा जो स्कोर है वो पेपर वन में आया 20 या 25 या 30, और पेपर टू में मेरा स्कोर जो है, जिसमें मेरे कोई दो सवाल भी हो सकता है वो क्या हो, कोई गलत हो, तो उसमें जो मेरा स्कोर है वो आया 65। तो सर इस चीज का दो अप्रोचेस लेते हैं। जो पैनिक स्टूडेंट है जिस तरह आजकल है, तो मुझे काफी बच्चों ने ये कहा है कि शायद उनको ये रिकमेंड किया जा रहा है कि आप अपने सारे के सारे ऑप्शन तीन चार उठाएं और उनको चेंज कर दें, क्योंकि ये ट्रेंड चेंज हो गया। एक तो ये अप्रोच है, और दूसरी ये कि हम अपने उन्हीं सब्जेक्ट्स में से कोई एक आधा सब्जेक्ट उठाएं जो कुछ सीरियस मिस कैलकुलेशन हुई हमसे, कि वो चीज बनती ही नहीं थी और हमने रख ली, जबरदस्ती रख ली और जाते जाते रख ली, या किसी और इरेशनल डिसीजन पे रख ली। लेकिन जो बच्चा उसको चाहिए कि वो इंप्रूव करे अपनी तैयारी को, या वो ऑल टुगेदर सब्जेक्ट्स को रीशफल करके पूरे का पूरा अपनी तैयारी का जो पैटर्न है वो चेंज कर दे, आपकी क्या रिकमेंडेशन है इसमें? ब्रीफ माइक। इसमें सर मेरी रिकमेंडेशन बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह वाज़े है। मैं अक्सर अपने जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं और एस्पायरेंट्स हैं, मैं उनको बड़ा क्लियर एक मैसेज देता हूँ कि आपने बेटा जब भी कोई सब्जेक्ट ऑप्ट करना है तो सिर्फ दो क्राइटेरिया बनाने हैं। उन क्राइटेरिया को मैं अगर वेटेज दूं तो पहला वेटेज आपने ये देना है कि क्या वो सब्जेक्ट, जब आप कोर्स कंटेंट पढ़ते हैं या पिछले पेपर देखते हैं, तो क्या वो सब्जेक्ट आपको अपील करता है पढ़ते हुए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, आपको समझ आती है उसकी, आपके वो मिजाज के थोड़ा मुताबिक है। मिसाल मैं एक देता हूँ, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, एक बैचमेट भी हैं फॉरेन सर्विस में। वो एक अर्बन ओरिएंटेड उनकी मतलब फैमिली है, मतलब रूरल बैकग्राउंड उनके बुजुर्गों का था, वो मतलब शहर में रहे। वो सर बड़ा अच्छा उनका कैंडिडेट था, उनका भाई छोटा, उसने सर पंजाबी सब्जेक्ट बतौर ऑप्शन रख लिया। तो वो मतलब उसमें उसको काफ़ी जो है ना वो डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो जिस नौजवान ने सर पंजाबी कभी सुनी नहीं है, बोली नहीं है, वो उसके लैंग्वेज के स्टाइल से, उसकी मिजाज से, चीज़ों से वाकफ़ नहीं है, तो उसको वो सब्जेक्ट सिर्फ इस बात पे नहीं रख लेना चाहिए कि जी ये बहुत अच्छा है, बड़ा स्कोरिंग है। यानी पहला क्राइटेरिया बेटा ये जेहन में रखें कि क्या वो सब्जेक्ट आप अच्छा तैयार कर सकते हैं, कि अगर कोई पेपर रूटीन से हटके भी आ जाए तो क्या आप लिखने की पोजीशन में हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी है या नहीं है।
पहला क्राइटेरिया ये रखें। दूसरे नंबर पे क्राइटेरिया ये स्कोरिंग ट्रेंड वाले में भी, क्योंकि इसमें बेटा एक बड़ा रिस्की फैक्टर इन्वॉल्व है कि स्कोरिंग ट्रेंड में आप कोशिश तो करें कि सेफ जोन में घुसें, लेकिन वो सेफ जोन बेटा गारंटी आपको कोई टीचर भी नहीं दे सकता, उसमें अनसर्टेनिटी बहुत है। यहाँ पे मैं सर की बात में यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करूंगा कि लोगों को ये लगता है कि शायद सब्जेक्ट चेंज करने से ऑटोमेटिकली उसमें नंबर आ जाए। हाँ नहीं, ऐसा जैसे ये सर नहीं कहते हैं ना कि होता। मैंने ये रख लिया था तो मेरे नंबर नहीं आए, ये हाँ मैंने रखा है तो मैं, जैसे हम अब बात कर ले अकाउंटिंग है, जी जी लास्ट ईयर जी 160 नंबर आए हैं। जी जी। अब मेरा बैकग्राउंड है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में। हाँ जी मैंने देखा कि सर के 160 नंबर आए हैं जी अकाउंटिंग में, जी जी। रिगार्डलेस कि मैं वो कर सकता हूँ नहीं कर नहीं, सकता, मेरा बैकग्राउंड है नहीं, अगर सिर्फ स्कोरिंग ट्रेंड को हम देखें तो फिर हाँ तो सबको अकाउंटिंग रखना चाहिए, जी बिल्कुल ऐसा, बिकॉज हाँ उसके अंदर 100 इसी तरह फिलोसफी है। हाँ जी अब एक बच्चा है वो 93 नंबर ले रहा है, जी तो जी। इसका मतलब है कि मेरा बैकग्राउंड कोई भी है, मुझे नहीं, मुझे फिलोसफिकल मेरा माइंड ही नहीं है, बिल्कुल और माइंड। मैंने किसी से सुन के या स्कोरिंग ट्रेंड देख हाँ के जी। रख लिया, इस हाँ, आपका कहने का ये मतलब है कि इससे डिजास्टर होगा डिजास्टर होगा अगर हम इस बिल्कुल। तरह की कोई चॉइस सर लेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपनी, बल्कि जाती एग्जांपल देता हूँ। मैंने सर जब 2007 वाली अटेम्प्ट दी तो मेरे सर सब्जेक्ट थे इंडो पाक हिस्ट्री, जर्नलिज्म, सोशियोलॉजी, मुस्लिम लॉ और पंजाबी। तो मेरे एक मेहरबान है, बड़े करीबी दोस्तों में शामिल हैं, वो 37th कॉमन से हैं वो। तो वो उन्होंने मुझे गाइड किया, जब उनकी 37th में एलोकेशन हो गई, मेरी उस वक्त कहीं जॉब हो गई एक और डिपार्टमेंट में, तो मैं वो अटेम्प्ट नहीं दे सका। पहली हमने सर 2007 वाली इकट्ठी दी, अनलकीली हम बाद जमात ड्रॉप हुए, तो फिर मेरी दूसरी जगह पे जॉब हो गई। तो उन्होंने माशाल्लाह 37th में वो 2008 वाली दी, उनकी एलोकेशन भी होगी, काफ़ी मेरे करीबी दोस्तों की। तो उनसे देख के एक मुझे भी हौसला हुआ। तो वो सर उन्होंने मुझे एक चीज़ गाइड की, वो मैं आज आप सारे, आपकी मदद से सर सारे स्टूडेंट से शेयर करता हूँ कि आप बेटा सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल क्लैरिटी करें अपने अंदर। आपने जेंडर स्टडी रखा है, आपने पॉलिटिकल साइंस रखा है, आप फिलॉसफी रखा है, आप उसके हर बेटा सब्जेक्ट के कोर कंसेप्ट होते हैं, उन कोर कंसेप्ट के अंदर आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन उसमें उल्टा है, सीधा है, अनसीन है, थोड़ा बहुत वो चेंज करें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के डिसिप्लिन के कोर कंसेप्ट आते हैं तो मैं आपको ये अश्योर करता हूँ, खुदा न खास्ता आप ड्रॉप तो हो सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं होंगे। वो आपको हमेशा वो चीज बेनिफिट देगी अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, बिलखसूस सोशल साइंसेज में। और अब चूंकि कंपटीशन में 90% सब्जेक्ट ही आपके पास चॉइस ही सोशल साइंसेज की है, और ये फिजिकल साइंसेज को, मेन जो हमारे साइंस वाले सब्जेक्ट, उनको तो ये हमेशा से डिस्करेज करते हैं। तो ये सर पहला क्राइटेरिया ये रखें कि मुझे क्या पॉलिटिकल साइंस या फिलॉसफी पढ़ने में अच्छी भी लगती, मेरा माइंड वैसा है या नहीं है, या मैं लिटरेचर उर्दू रख रहा हूँ तो क्या मैं कुछ 10 20 50 शेर फिलबदी बोल सकता हूँ, याद कर सकता हूँ, या कभी मैंने किसी नावल को, शॉर्ट स्टोरी को, किसी अफसाने को दिल से पढ़ा है, उसका मैंने कभी क्रिटिकल एनालिसिस किया है। अगर तो मेरे मिजाज में शामिल है तो मैं अनसीन पेपर को भी, टू बी फ्रैंक, बेहतर तरीके से हैंडल कर लूंगा। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट मेरे टेस्ट का ही नहीं है, मैंने उस लेवल पे जाके तैयार ही नहीं किया, तो फिर सर वो जो है ना, वो डैमेजिंग होगा। बिल्कुल ठीक है, हाँ थैंक जी। यू सर। सर मेरा आपसे क्विक यही सेम क्वेश्चन है, रीशफलिंग of the all optional subjects or to enhance your existing preparation or capacity within those subjects? जी, मैं तो कभी भी रेकमेंड नहीं करता कि रीशफलिंग हो किसी भी, मतलब आप प्रीवियस ट्रेंड्स को भी देख रहे हैं कि एक साल कोई एक सब्जेक्ट हिट होता है, दूसरे साल दूसरा हो सकता है। गैम्बलिंग तो है, मतलब ये चांस वाली गेम है, और जैसे स्टैंडर्ड्स हैं एफपीएससी के उसके मुताबिक तो ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। तो जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पुराने ट्रेंड सर ने बताया था कि 3 साल का एग्जामिनर का एक फेज होता था, और वो उसके क्वेश्चन की नेचर से भी पता लग जाता था कि ये तीसरा साल है उसका या पहला दूसरा साल है, आइडेंटिफाई हो जाता था इजीली। और अब एनुअली ये चेंज हो रहा है, और उसमें भी आपको एनुअल यही नज़र आ रहा है कि मतलब जो लॉर्ड जिस तरफ भागती है वो भी कंट्रीब्यूट कर रही होती है उस सब्जेक्ट के हिट होने में। मीन्स कि आपका एप्टीट्यूड नहीं है, आपने नंबर देखे कि जेंडर में 90 आ गए हैं तो आप 40 वाले वहाँ पहुँच गए हैं, और फिर दूसरों को भी फेल करवा रहे हैं। तो ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है, ठीक है। और उसमें सिंपल सी बात है, चंक में आप नहीं चेंज कर सकते, मतलब एक आध सब्जेक्ट हो सकता है जो आपको लगता है अपनी तैयारी के दौरान भी पता लग जाता है कि ये वीक सब्जेक्ट है। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा से रेकमेंड करता रहा हूँ कि जब तक आप फॉर्म जमा करवाते हैं उससे पहले कोई 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ लें, ताकि अगर आपने ट्रेंड को भी फॉलो करना है तो चंक तो चेंज नहीं हो सकता, एक आध सब्जेक्ट ऐसा होता है जो वर्स हिट हो सकता है, ठीक है, और ये भी होते रहे हैं। तो आप एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म्स अपना नया सब्जेक्ट रख लें,
ठीक है, एक आध पे तो रेकमेंड किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं किया जा सकता कि आप मतलब अब पॉलिटिकल साइंस के साथ हम लोग तो रेकमेंड यही करते हैं। मैं खुद जब पॉलिटिकल साइंस रेकमेंड करता हूँ बच्चे को एप्टीट्यूड देख के, तो साथ फिलोसफी, क्योंकि फिलोसफर्स भी पढ़ने हैं, सी लॉ भी है, पब्लिक एड की भी ऑप्शन दे दी जाती है, फिर जीपीपी भी है। ठीक है, लेकिन इस टाइम जो आप स्कूल ट्रेंड देख रहे हैं सब में सेम है। मीन ये बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन सी बन जाती है कि या तो ये बच्चे बिल्कुल ही वो अपना एप्टीट्यूड बैक एंड पे रख के और ट्रेंड को देख के चले हैं कि उन्होंने सारे के सारे सब्जेक्ट्स ऐसे ही रख लिए हैं। जबकि दो मैंने डीएमसीज देखी हैं, एक फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला बच्चा था, दैट मीन साइंस का बैकग्राउंड था, 140 के करीब उसके अपने सब्जेक्ट में नंबर थे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स कंपलसरी समेत बहुत बुरी तरह हिट हुए। और अब इसी में अगर आपकी फिजिक्स वाली पिछले अगर जी 3 साल जी का जी, ट्रेंड देखे, मैंने अपने 4 से 5 स्टूडेंट्स हैं जिनको फिजिक्स से हटवाया है। वो एग्जैक्टली। गोल्ड मेडलिस्ट है फिजिक्स के। वो कह रहे हैं कि ये पेपर में कोई गलती नहीं है हमारी, लेकिन स्कोर हमारा 200 में से आ रहा है 100। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक क्योंकि है आप ना। देखें साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं या ज्योग्राफी है, उसमें तो मैं मेरा लेक्चर भी अवेलेबल है कि 80 नंबर लेने हैं तो क्या क्या अटैम्प्ट करना। ठीक है, अभी तो उसके अकॉर्डिंग ही जितने दो तीन बच्चों ने पेपर मुझसे शेयर किए हैं अभी रिजल्ट्स अपने ज्योग्राफी वालों ने, तो वो यही है कि 50 वाला वही है जिसने लिथोस्फीयर से सवाल उठा लिया, यानी अपने 10 नंबर वहाँ से ज़ाया कर लिए। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें मतलब मैथमेटिकल नंबर होते हैं कि ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब फिजिक्स में भी ऐसा होना चाहिए था जो आप कह रहे हैं, जैसे कि 100 नंबर आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसके सारे नंबर काट लिए जाए, बिल्कुल सही। लेकिन अगर हुआ है तो वो काफ़ी मतलब अनफॉर्चुनेट है। सर थैंक यू वेरी मच। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ऐड कर लूँ। जो मैंने सीखा है एज अ स्टूडेंट, अगर मैं होता तो ये आपकी सर मशवरा भी है कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे नंबर आए हैं 450 से 600 के दरमियान, और मैं फेल हुआ हूँ किसी ऐसे में, एक में या प्रेसी में, नंबर वन। और दूसरा, मेरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं या मेरा ओवरऑल स्कोर है, मैं उससे मुतमिन नहीं हूँ। तो आप हमारी सारी डिस्कशन से जो मैं सीख रहा हूँ, मैं ये सीख रहा हूँ कि मैंने सिर्फ ये पिन पॉइंट करना है कि मेरे जो नंबर ऐसे या प्रेसी में आए हैं, ये जेन्युइनली इतने बनते थे या ये मेरे साथ ज्यादती हुई है। जिस तरह आपने बताया कि अगर आपने सारा प्रोसेस पूरा किया हुआ है, और ये सब बच्चों को मैं कह रहा हूं, इफ यू हैव डन ऑल द प्रोसेस, तो फिर हैव फेथ। आज नहीं तो कल अटेम्प्ट में, कल वाली नहीं तो परसों वाली अटेम्प्ट में यू आर गोइंग टू मेक इट। यही है, हिस्ट्री भी यही है। ठीक है, लेकिन अगर आपका प्रोसेस पूरा नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई, आपने वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के, राइटिंग नहीं की, लिखा नहीं है, कोई भी कमी है, तो फिर उसको आप स्कोरिंग ट्रेंड के साथ कंफ्यूज करके खुद को तसल्ली ना दें कि जी इस दफा चूंकि इस सब्जेक्ट हिट हुआ है। अभी इस दफा पॉलिटिकल साइंस की मैं मिसाल ले लेता हूं, अगर आपके बेसिक नहीं पूरे, तो अगले साल जब पॉलिटिकल साइंस 150 नंबर देगी, आपके तब भी 150 नहीं आएंगे। आपके दरमियान और टॉपर के दरमियान फिर भी 30 नंबर का फर्क होगा। जिस तरह अभी भी पॉलिटिकल साइंस में 120 स्कोर बच्चे का है, तो एक बच्चे का 90 है, वो 90 वाले को लग रहा है कि मैं हिट हुआ हूं। हालांकि जब नेक्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस 150 देगी, तो आपके नंबर फिर भी 90 से बढ़ के कभी भी 150 नहीं होंगे, 120 हो जाएंगे, क्योंकि आपने वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है सब्जेक्ट्स की, वो पूरी नहीं की है। तो मेरा जहां पे जो मुझे चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि कोई बच्चा भी आप में से साइकोलॉजिकली इस मेंटेलिटी में मत जाए कि वो नालायक है, वो कर नहीं सकता। क्योंकि जो इस दफा रिजल्ट आया है, स्कोरिंग ट्रेंड जो ओवरऑल भी रहा है, क्योंकि जब आप जहन में एक्सपेक्ट करते हो 700, अचानक आपका नाम नहीं आता पहले दिन, तो एक तो वो सदमा होता है। फिर 2 दिन में आप हौसला जमा करते हैं कि अल्लाह खैर करे डीएमसी आ जाए, तो हो सकता है कोई एक आध सब्जेक्ट में शायद मैं रह गया हूं। लेकिन जब डीएमसी आती है, तो कलेक्टिवली जब आप डीएमसी देखते हैं, तो वो 450, 450, 2 या 3 सब्जेक्ट फेल है, या 2 फेल है, एक तकरीबन फेल है। तो उससे क्या होता है, वो शौक आता है। वो शौक जो है ना, उसकी वजह से ये गुफ्तगू हो रही है कि वो शौक जो है उसको आपने किसी बड़ी नफसियाती मसले में कन्वर्ट नहीं करना। ये खुद को ब्लेम नहीं करना, इस हद तक अपने आप को उस हद तक ब्लेम करें जहां पे आपको लगता है कि यार मैंने कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो जहां नहीं कंट्रीब्यूट किया, वहां खुद को झूठी तसल्ली ना दें। मसलन अगर आप 35 मिनट में सवाल नहीं लिख सकते, आप कराची से तैयारी करें, आप इंडिया से करें, आप पाकिस्तान से करें, आप जापान से करें, 35 मिनट में सवाल आपको लिखने, तो अगर आप नहीं लिख सकते तो ये खामी है। रिगार्डलेस के हु इज योर मेंटोर, व्हाट इज योर एकेडमी, इट डजेंट मैटर। आप किससे पढ़ रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, किसी और से पढ़ रहे हैं, एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से पढ़ के आए हैं। वो 35 मिनट में सवाल डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह ऐसे की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसे नहीं लिखा, या आप कोई किताब खरीद के उसको रट रहे हैं, या इस्लामियात है, आप उसका कोई पैटर्न एक सेट हो गया हुआ है कि ये किताब बड़ी पॉपुलर है और इसी से सारी दुनिया पढ़ रही है, तो फिर आपको थोड़ा रिकंसिडर करना पड़ेगा कि यार नहीं,
पॉलिसी मेरी ठीक है जिस पे मैं चल रहा हूँ, लेकिन वो मीडियोक्रिटी बहुत हो गई है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा रूट ले लेना चाहिए, मुझे एक नई किताब पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है ना? तो यहां पे आके मैं स्टूडेंट को ब्लेम करता हूँ कि अगर आप सच बोलें खुद से, और जितने स्टूडेंट्स आज हमारे सेशन में हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, मैं सबको कहूंगा कि आप लोग अपनी अपनी डीएमसी में प्लीज एक सब्जेक्ट जरूर आइडेंटिफाई कीजिए और सच बोलने खुद से, इधर भी बोलने की जरूरत नहीं है कि यार ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है इसमें मुझे चाहिए कि मैं सच बोलूं कि मेरे नंबर तो 40 आने चाहिए। सर ये इंसानी फितरत भी है कि जब वो 40 नंबर का पेपर करके 70 लेता है ना, तो उसको लगता है कि मैं बड़ी चीज हूं। मैंने सेल्फ राइटिंग शायद बहुत की हो, लेकिन जब वो 70 नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है और 40 आ जाए, तो वो बंदा ढूंढता है कि मैं ब्लेम किस पे शिफ्ट करूं, एफपीएससी पे करूं, टीचर पे करूं या किताब पे करूं। तो मेरे ख्याल में ये पजल तब सॉल्व हो सकती है जब आप अपने हिस्से का भी ब्लेम कबूल करें। मैंने कोशिश की है कि उस वक्त से जो डिस्कशन हुई है वो हम सिस्टम के अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो जिसको आप ज्यादती बोलते हैं आप लोग के साथ, मेरी कोशिश है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि वो कम से कम हो, उसके ऊपर आप क्लियर हो। लेकिन जो आपका पार्ट है वो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो आप अपनी नोट्स मेकिंग, लेक्चर्स, ठीक है, जो रिटन प्रैक्टिस है, एसेस की मश्क है, एसेस की स्ट्रेटजी है, वो उस पे काम करना इज योर जॉब। बाकी आज रिवार्ड नहीं मिला तो अगली अटेम्प्ट में मिल जाएगा। मैं कुछ हमारे रिटर्न के जो बच्चे क्वालिफायर्स हैं, मैं उनकी प्राइवेसी की वजह से अभी नाम तो चलो हम ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी उनको इस तरह पब्लिकली सामने नहीं, वो रिकमेंड नहीं करता, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपको पर्सनली मैं उन लोगों से सेशन करवा सकता हूँ कि वो बच्चे जो इस साल क्लियर है, उनका लास्ट ईयर का स्कोर जो डीएमसी का था वो 460 और 70 था, और तैयारी उसी के साथ थोड़ी बहुत इजाफा कमी बेशी करके उन्होंने अटेम्प्ट दिए और इस दफा वो क्लियर है। तो हर वो स्टूडेंट जो 450, 440 से लेके 600 के दरमियान फेल हुआ है, और उसका ऐसे या प्रेसी में से एक पास है बट कंसिडरेबल मार्क्स है, 50 नंबर हैं उसके फिर, या ऐसे में या प्रेसी में, तो वो बच्चा बिल्कुल क्लियर हो जाए कि उसके पास बहुत चांस है अगली अटेम्प्ट में उसको क्लियर करने का, क्योंकि उसका बेसिक होमवर्क पास हो चुका हुआ है। ये ज्यादा बर्डन लेके आता है फर्स्ट अटेम्प्ट का स्टूडेंट, कि जो अभी पूरा होमवर्क नहीं करता, पूरी तैयारी भी नहीं करता, और वो उसको कोशिश कहीं से गाइड होता है कि आपने जल्दी जल्दी अटेम्प्ट देनी है। ठीक है ना? तो अब जिन्होंने अटेम्प्ट दे लिए जल्दी जल्दी में, या जो चेक करना चाह रहे थे, या एक्सपीरियंस वो हो गया, एक्सपीरियंस हर्ट होता है ना, तो जब हर्ट होता है तो इसका एक ही इलाज है कि आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो उसको बढ़ाएं। ठीक है? एंड पे मैं जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है, इसका आखिरी सवाल जो है वो इस्लामिक स्टडीज के हवाले से सर आपसे करूंगा कि इस्लामिक स्टडीज सर कभी कभी ऐसे भी हमने ईयर्स देखे हैं, बच्चे का ऐसे पास, बच्चे की प्रेसी पास है, बच्चे का स्कोर बड़ा जबरदस्त है, पता चलता है किसी जमाने में तो बकायदा इस्लामियात मशहूर हो जाता होता था। ये अभी आप में से शायद कुछ लोगों को अंदाजा नहीं है, ये कुछ साल पहले 1-2 साल ऐसे भी गुजरे थे कि स्टूडेंट का ऐसे प्रेसी का फेलियर ही नहीं है उस साल, फेलियर ही एक है, और वो क्या है जी, इस्लामिक स्टडीज। तो सर बड़ा मुख्तसर कोई की बात बताए ऐसी जो इस्लामियात के हवाले से लोगों को समझ आ जाए कि ये क्या मसला है, कि वही सवाल आते हैं एक साल और वो बच्चा 75 नंबर ले रहा होता है, और अगली दफा वो बेचारा 39 नंबर या 38 नंबर पे वो उसको इस्लामियात में फेल करता है। तो व्हाट कुड बी दैट कोर पॉइंट जिस पे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फोकस कर सके? थैंक यू। जी बेटा, मैं सर की इजाज़त से बेटा ये इस्लामियात वाले क्वेश्चन का रिप्लाई करने से पहले ना मैं सिर्फ मुख्तसर 1 मिनट में बात करूंगा। वो एक बड़ी मशहूर कहावत है ना कि हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है ना? तो बेटा उसमें एक चीज़ जो है ना, ये आपने जेहन में रख लेनी है सर की इजाज़त से, वकास साहब और यासर साहब की इजाज़त से, कि बेटा अगर आपने एफर्ट की है अपनी तरफ से मैक्सिमम जो आप कर सकते हैं, तो मेरी ये आपसे बेटा रिक्वेस्ट है कि बेटा फाइट करें विनिंग माइंड से, डीमोटिवेट होके नहीं। ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको ज़रूर सक्सेस देगा। अगर खुदा न खास्ता आप सीएसएस में नहीं निकलते, आप पीएमएस में निकलेंगे। जो लॉ ग्रेजुएट हैं वो जुडिशरी में निकलेंगे, जो लॉ ग्रेजुएट नहीं हैं वो किसी और असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए में, असिस्टेंट डायरेक्टर नैब में, किसी ना किसी और रिस्पेक्टेबल जगह पे आप ज़रूर पहुंच मतलब जाएंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इफ यू शूट फॉर द मून इवन यू मिस इट यू गेट द स्टार्स। बिल्कुल, ये और सर मैं ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे बहुत सारे ऐसे करीबी हल्का है बाब में जब हम तैयारी इकट्ठी करते थे, अब वो सारे दोस्त माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशन पे मौजूद है, जो मतलब हमारे साथ एलोकेट नहीं भी हो सके थे। तो ये बेटा फाइट करें विनिंग माइंड से और पूरी तैयारी के साथ, ये उसमें कोई डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। और दूसरा, एक स्टूडेंट सर एक और चीज़ से बड़ा डीमोटिवेट होता है कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड है इमेच्योर अटेम्प्ट देने का, जिसको मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ कि कभी बेटा ये काम ना करें, इस एग्जाम को एग्जाम समझें, इसको टेस्ट ना समझें कि जी मैं चेक करने लगा हूं। नहीं, उसका बेटा नुकसान आपको नफसियाती तौर पे बहुत होता है।
पीछे मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए होते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपका एकेडमिक्स की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, इधर आप बुरे तरीके से जो है ना वो पीट जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि आपने उतनी अच्छी तरीके से तैयारी नहीं की होती। तो ये बेटा तैयारी जब भी इम्तहान दे, अच्छी तैयारी से दे और अपनी अच्छे टीचर से इवेलुएशन करवा के पिछले पेपर हल करके। अभी मैं इस्लामियात की तरफ आता हूँ। इस्लामियात में बेटा एक चीज़ बड़ी ज़हन में रखनी है, पहला पॉइंट है कि इस्लामियात में बेटा आपने कम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी तैयारी करनी है तो अप्लाइड इस्लामिक स्टडीज़ की अप्रोच में करनी है, थ्योरेटिकल नहीं करनी। हम जो मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में इस्लामियात पढ़ते हैं ना, वो थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। अप्लाइड इस्लामिक स्टडीज़ का मतलब ये है कि मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि ज़कात का मफहूम क्या है और ज़कात के मसारफ क्या है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि हमारे मुल्क का जो निज़ाम ज़कात है वो पाकिस्तान में गुर्बत को कैसे कम कर सकता है, या अभी तक वो गुर्बत को कम करने में नाकाम क्यों हुआ है। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। अप्लाइड के सेंस में आपने इस्लामियात तैयार करनी है, और इस्लामियात के बेटा टोटल 4 पोर्शन है। पहला आपका है ईमानियात, दूसरा है आपका इबादात, तीसरा है आपका मामलात वाला। मामलात के अंदर आपके बेटा इंडिविजुअल भी और जो इस्लाम के सारे सिस्टम है वो भी। और चौथा आपका पोर्शन है इस्लाम और असर हाज़र, जिसके अंदर ही जिहाद भी, दहशतगर्दी भी, इत्तेहाद भी, क्यास भी, इस्लाम भी, विमेन राइट्स भी, इस्लामोफोबिया भी, ईस्ट वर्सेस वेस्ट, ये सारी चीजें, ये बेटा अलग अलग डोमेन है। अब वो 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है तो इस्लाम और असर हाज़र को आपको उस कंटेक्स्ट में तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। तो इसको जब आप बाइफरकेट करेंगे तो ये बड़ा अच्छा आपका सब्जेक्ट तैयार हो सकता है। दूसरा, इसमें एक और चीज का एडिशन ये मैं करना चाहूंगा कि कम से कम बेटा एक मिनिमम 50 और कोशिश करें 100 छोटी छोटी मुख्तसर कुरान पाक की आयात आपने रट्टा लगानी इन 4 एरियाज के ऊपर ही। ईमानियात, इबादत, मामलात और इस्लाम और असर हाज़र। इस्लाम और असर हाज़र के ऊपर आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत अच्छी कुरान पाक की आयात और तर्जमे फ्लोट हो रहे होते हैं कि जी इस्लाम के ऊपर, इस्लाम के कुरान पाक के अंदर हमारे मामलात में, हमारे मौजूदा एक दूसरे के साथ जो हमारे मैनर्स हैं, जो हमारा लेन देन है, जो हमारे सोशल और पब्लिक एथिक्स हैं, उसके ऊपर इस्लाम के अंदर बेशुमार हदायत मौजूद हैं जिनको हम अपनी कॉमन लाइफ में प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नोर करते हैं। लेकिन बेटा उनका रेफरेंस और वो आयतें आपने याद करनी है, कम 50, कोशिश करें 100। और ये 4 जो मैंने आपको पोर्शन किए हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने तैयार करना है। इसमें डिफिकल्ट आपको होने हैं आखिरी 2 एरियाज, इस्लाम और असर हाज़र और अपने मामलात वाले में। अपने मामलात में वो पूछ लेता है कि जी इस्लाम का जो निज़ाम अदल है वो अभी तक पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में हम कहीं भी नाफज नहीं कर सके, इसके ऊपर वो क्रिटिकल एनालिसिस पूछ लेता है, तो आपको उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो इसको आप बेटा अप्लाइड के सेंस में पढ़ना है कि हम इस्लाम की थ्योरेटिकल डोमेन को मॉडर्न लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते बिल्कुल ठीक। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच। आदिल साहब, एम आई ऑडिबल टू यू सर? हेलो। जी सर, आवाज आ रही है जी आपकी। जी। जी अच्छा जी। सर, लास्ट में मैं चाहूँगा कि आपका थोड़ा टाइम दो हवालों से हम लें। पहला मेरा जो सवाल है वो ये है कि अगर एक बंदा जो है, वो मैं इसकी एनोलॉजी ड्रॉ करूँगा, जो वो फैसलाबाद के अंदर चौक है घंटाघर, जिसके मुख्तलिफ जो है वो दरवाजे हैं। अब एक कैंडिडेट है, वो मेरी तरह आज उस चौक में खड़ा है, बाजार में खड़ा है, और उसके पास एसए को पास करने के या सीएसएस को पास करने के 12 दरवाजे हैं, 12 रास्ते हैं। वो कोयटा में भी बैठा हुआ है, वो पेशावर बैठा हुआ है, वो लाहौर बैठा हुआ है, कराची बैठा हुआ है। मेरा 10 साल का, 15 साल का इस फील्ड में ये एक्सपीरियंस कहता है कि जब सीएसए में बच्चे पहुंचते हैं तो किसी एक सिंगल जो कोई है ना अप्रोच, उससे स्टूडेंट नहीं वहां पहुंचता। आपका भी एक्सपोजर है, आपने अब सीटीपी कर ली है, कि कोई बच्चा कहेगा यार मैंने खुद से तैयारी की थी, कोई कह रहा था मैंने एकेडमी तैयारी की, मैंने इस तरह के ऐसे के पैटर्न पे लिखा था, मैंने ये करा था। तो मेरा आपसे ये गुजारिश है, ये जो जितने बच्चे आप यहाँ पे क्लास में आपको सुन रहे हैं, ये सारे उस चौक में खड़े हैं और कंफ्यूज हैं। तो आप क्लैरिटी से बता दें कि भाई हिट हो ना हो, जहां से मर्जी पढ़े, जिस मर्जी टीचर से गाइडेंस ले, जिस मर्जी कर, लेकिन 2 3 4 वो चीजें जो स्टूडेंट को करनी है, ताकि ये उसको मैसेज मिल जाए, जो सर ने शुरू में बात की कि हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आपने सिस्टम को टॉप किया है, ठीक है, और आपने सिस्टम को बड़ी अच्छी तरह इसके अंदर रगड़ा खाया है। तो व्हाट डू यू रिकमेंड कि स्टूडेंट को इन सारे बुरे हालातों में भी 2 3 4 क्या चीजें हैं जो अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए, ताकि उसको आज नहीं तो कल रिजल्ट मिल जाए? ओवर टू यू। जी सर, बिल्कुल, मैं आगे भी यही बात कर रहा था। सॉरी, थोड़ा सा ना नेटवर्क इशू हो जाता है। उसमें यह है कि मैं जब ये आपको एनालॉजी ड्रॉ करके दे रहा था पॉलिटिकल साइंस वाली, तो मैं आपको ये साथ में उसके साथ एडिशनल अब बात ये है कि जब मेरे 156 थे तो भी आईएएस थे,
जब मेरे 124 हैं तो भी IAS थे। तो मुद्दा ये है कि जब आप नो मैटर कि अगर आपको ऑप्शनल हिट भी हो रहा है तो आपको वो कंपैरेटिव एडवांटेज होना चाहिए बाकियों से कि यार मेरा जो पेपर है वो स्टैंडर्ड हो। जहां तक तैयारी की बात है सर, तैयारी आप ये देखें कि आप मार्केट में बैठे हैं, आपको पता है कि आप एक जिस लाइन में, आपकी लाइन में शायद उधर 10 टीचर्स हैं। तो अब एज अ स्टूडेंट हमें क्या देखना चाहिए कि यार हम किस टीचर के पास जाएं या हम तैयारी कैसे करें। उसका बड़ा सिंपल सा स्टैंडर्ड है। रास्ते बेशक 25 है, रास्ते बेशक 30 है, उसका स्टैंडर्ड बड़ा सिंपल सा है कि हमने ये देखना है कि कौन सा रास्ता FPSC के साथ अलाइन करता है। हमारे पास FPSC की क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेबस, इन द फॉर्म ऑफ एग्जामिनर रिपोर्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ आपके जो पास पेपर के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, पास पेपर्स के जो ट्रेंड्स हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास कहीं ना कहीं हमें वो क्लियर कट रास्ता बताती हैं कि यार आपने इससे तैयारी करनी है और इससे तैयारी नहीं करनी। मेरे ख्याल से अब स्टूडेंट्स को वो थोड़ा बहुत ये सोचना पड़ेगा और रियलाइज करना पड़ेगा कि CSS की जो तैयारी है वो 15% टीचर के हाथ में है, 85% स्टूडेंट के अपने हाथ में है। टीचर कैन गिव यू अ गाइडेंस कि भाई ये रास्ता है, ये इस रास्ते से तुम गलत जा रहे हो, और फिर ये जज करना कि वेदर वो बंदा ठीक बात कर रहा है या गलत बात कर रहा है, तो वो भी हमारे अपने हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल एसे का सबसे बड़ा मसला है कि जी एसे का कौन सा फॉर्मेट फॉलो करें या किस तरीके से। अब यकीन करें कि फॉर्मेट ऑफ द एसे नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब मैंने लोगों को देखा है, कुछ लोग थीसिस स्टेटमेंट ऊपर लिखते हैं, कुछ नीचे लिखते हैं, कुछ सेंटेंस बेस आउटलाइन बनाते हैं, कुछ फ्रेज बेस बनाते हैं, कोई केस इन स्टडी लिख रहा होता है, कोई नहीं लिख रहा होता। तो वो सारे पास हो रहे हैं क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने कहीं नहीं लिखा कि यार ये मेरा एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ द फॉर्मेट है, ये आपने फॉलो करना है। ये तमाम के तमाम तरीके ठीक हैं। मसला क्या है कि हम, जैसे सर ने बात की, हम फोकस हमें कहाँ पर करना है, हमें रेलेवेंसी पे फोकस करना है कि यार इररेलेवेंट हमने कंटेंट नहीं लिखना। फॉर एग्जांपल पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी टॉपिक है, हर वो बंदा जिसने हर्डल्स लिखी हैं, डिस्कस कर लिए, वे फॉरवर्ड दे दिए, चले आप 15 to 20% है कि आपके पास लेवरेज है कि आप ऑप्शनल हेडर दे दें, लेकिन इसके अलावा अगर आप इररेलेवेंट डाटा डालते जाएंगे तो एग्जामिनर के पास बड़ा क्लियर लेवरेज होगा कि आपको वो फेल करे। फिर एग्जामिनर खुद लिखता है कि क्रेडिट जो है वो क्लैरिटी पे दिया जाएगा। अब क्लैरिटी हमारे स्टांस की भी होनी चाहिए, आइडियाज की भी होनी चाहिए। फिर देर फिर वो कहता है कि जी क्लैरिटी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की वो बात करता है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, अगर हम इन पे काम कर लें तो काम। और एक और जो मेरे ख्याल से जो मैंने अपनी पूरी जर्नी में एक चीज अपनाई थी, और वो माजद के साथ तमाम टीचर से, जो हमारे पास अवेलेबल डाटा मौजूद है, जो कंपाइल्ड किताबें हैं अकेडमीज की, दे आर सब स्टैंडर्ड, दे आर नॉट इवन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। आप ओरिजिनल सोर्सेज से तैयारी नहीं करेंगे, आप पास होने के चांसेस 10% है आपके। ये इससे ये चीज मेरी हर बंदे को बुरी लगती है कि जी मैंने भी एक बुक कंपाइल कर दी, एक बंदे ने कंपाइल कर दी, लेकिन वो किताबें उस स्टैंडर्ड पर नहीं है जिस पर आप एक एग्जामिनर जो है एक स्टूडेंट को जज कर सकता है। आप अपने नोट्स बनाएं, ओरिजिनल सोर्सेज से जाएं, पॉलिटिकल साइंस की 5-7 किताबें आप पकड़ें, आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा। बजाय इसके कि आप जाएं, आप किसी को कहें कि सर विकास आप अपने नोट्स दे दें मुझे, तो जी सर मैं आपके नोट्स से तैयारी करूंगा, या सर आदिल आप अपने नोट्स दे दें मैं आपसे तैयारी करूंगा। आप तैयारी तो कर लेंगे, नंबर आपके 90-95 आएंगे, क्योंकि वो 150 नंबर वाला जो बंदा है और 90 वाले में उसमें यही फर्क है कि उस बंदे के कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसने ओरिजिनल सोर्सेज से तैयारी की है, आपकी तरह उसने किसी एक नोट से पकड़ के काम नहीं चलाया। सो मेरे ख्याल से जज स्टूडेंट ने खुद करना है। स्टूडेंट अब बहुत अवेयर हो चुका है कंपैरेटिवली, आज से 3 साल पहले लोगों को नहीं पता था। अब लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई मैंने आपको इस चीज की फीस दी थी, मुझे ये बताएं कि ये चीजें आपने गई थी वो किधर है। लेकिन आज भी कुछ स्टूडेंट हैं, वो उनका पैटर्न, हमारे एक उस्ताद थे वो कहते थे कि मतलब ना कुछ स्टूडेंट ने ना स्पेशल अपने संदूक में ₹1,00,000 रखा होता है कि यार गर्मियों में ₹1,00,000 वो निकालना है और जाके एक नए टीचर को दे देना है। तो अगर वो वाला पैटर्न फॉलो किसी ने करना है तो वो भी फॉलो हो सकता है, लेकिन मुद्दा वही है कि तैयारी आपने खुद करनी है। 85% आपकी अपनी मेहनत है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी प्रैक्टिस है। जितनी रिटन प्रैक्टिस आप करेंगे उतना स्कोर बढ़ेगा। जित ओरिजिनल सोर्सेज से आप तैयारी करें, एक राइट गाइडेंस लें, और वो एक बंदा होना चाहिए। ये रोज नई दुकान पर जाकर काम खराब होगा। वो अभी उसका स्टैंडर्ड भी बड़ा सिंपल है कि भाई आप अगले बंदे से सीधी सीधी बात करें कि भाई आप अपने व्यूज बताएं, उसकी ओरिएंटेशन क्लास ले लें, आपको पता चल जाएगा कि FPSC ये कहता है ये बंदा कोई नई स्टोरी डाल रहा है। तो उससे आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से इससे बड़ी या इसकी सिंपल फॉर्मेट या लिटमस टेस्ट हो ही नहीं सकता। जी थैंक यू। और आखिरी एक बस आपका टाइम लेंगे, उसके बाद आप यू आर फ्री। कि जो स्टूडेंट इस टाइम 450-600 के दरमियान फेल हुआ है, थोड़ा परेशान है, डिसहार्ट है, उसने जो एफर्ट किया उसका उसको रिवॉर्ड नहीं मिलना,
उसको उसके क्या चांसेस है अगली अटेम्प्ट में, और उसको खास तौर पर क्या, और उसको थोड़ा मोटिवेशनली भी आप थोड़ा गाइड करेंगे उसके लिए कौन सा माइंडसेट है जो उसको लेके चलना चाहिए। देखिए सर, तैयारी सीएसएस की तैयारी का बड़ा सिंपल तरीका है। मेरी तो मोटिवेशन ये थी कि यार आपने अटेम्प्ट देनी है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगे। तो फेल हो के आपसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तो कोई चीज वो आपसे नहीं लेके जा रहा। अभी कौन सा आप कमिश्नर लगे हुए हो जो आपसे वो वापस सीट ले लेनी है। तो आपको कुछ ना कुछ मिलना ही है। आपने एक एफर्ट किया है, आपने 450 नंबर लिए, 500 नंबर लिए, 600 नंबर लिए, उसमें आप कुछ आपकी अपनी कोताही होगी। अच्छा, 450 नंबर वाला बंदा अगर कहता है ना कि मेरी अनसर्टेनिटी की वजह से या एग्जामिनर की गलती की वजह से मेरे 450 नंबर हैं, तो वो झूठ बोल रहा है, उसकी तैयारी नहीं है। हाँ, मैं उस बंदे से जरूर एग्री करूंगा जिसके 700 नंबर हैं, 690 नंबर हैं, 680 नंबर हैं, और उसका एक आधा सब्जेक्ट फेल है। तो वो फॉर एग्जांपल ऐसे लग गया, या यूएस हिस्ट्री के अंदर आपने डीएमसीज देखी, 650 प्लस पे हम चले जाते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए। तो उन लोगों की तैयारी थी, उन लोगों के साथ हुई जाती। उन लोगों का तो कंफर्म है कि वो इस साल देंगे तो अल्लाह खैर करेगा, पास हो जाएंगे। बाकी ये जो फनकारियां करते हैं ना 450 वाले, कि जी हमारे तो हमने तो बड़ी तैयारी की, सर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती, उनकी तैयारी के अंदर फ्लॉज होते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले अपने अंदर झांक कर देखना है। बिल्कुल सही। 450 500 वाला ये क्लेम अगर करता है तो वो गलत क्लेम करता है, आप इस बात को समझते हैं। वो शायद घर वालों को इस बात का और तरीके से बता सकता है कि जी वो उसको कुछ ना कहें या सोसाइटी उसको कुछ ना कहे, आपको या मुझे या जो सर हमारे साथ मोहतरम बैठे इनको नहीं वो दाव लगा सकता इस बात पे। तो उसको चाहिए कि वो भाई इंसान बने, अपनी तैयारी करे, अपने मॉक्स दे, अपनी एक जो उसके मसाइल हैं उनको बेहतर करे, तो इंशाल्लाह वो भी पास हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। चले, थैंक यू जी, थैंक यू आदिल रियाज साहब फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, और इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हम अपना ये सेशन जो है इसके फेज 2 में एंटर हो रहे हैं, और ये सारी जो डिस्कशन थी, आई होप कि आपके बिहाफ पे जो मैंने डिस्कशंस इनिशिएट कराई हैं, या जो तुम्हारे जितने मौजूद पैनलिस्ट हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की है, तो मेरा ख्याल है एक जनरली एक टोन जो है वो सेट हो गई है कि दिस इज द वे टू डू इट, और या कौन सी चीजें जो नहीं करनी चाहिए। और सर का जो एक्सपीरियंस है उससे जो मैं सीख रहा हूँ कि इनहेरेंट है इरेशनैलिटी इन द सिस्टम, और जो आपने पिछले और ज्यादा हमें कह लें कि 80s या 90s का भी ट्रेंड, और फिर 2000 के बाद का भी ट्रेंड, और 16 के बाद का तो ट्रेंड वो है जिसको हम खुद फर्स्ट हैंड मैंने भी विटनेस किया हुआ है। तो इस सारी चीज से मैं ये समझता हूँ कि देयर विल ऑलवेज बी एन एलिमेंट ऑफ इरेशनैलिटी। लेकिन जो अभी आदिल साहब बात कर रहे थे कि इफ यू आर फेलिंग एट 450 विदाउट रिटन प्रैक्टिस, फर्स्ट अटेम्प्ट है, मोहल्ले से गाइडेंस ली है, लाइब्रेरी में गाइडेंस ली है, हॉस्टल में गाइडेंस ली है, तो यू हैवंट डन इनफ। इसका मतलब आप अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाइए। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके स्कोर 600 650 लेके फिर फेल हो रहे हैं, फिर आपको मार्जिन मिलेगा लक का, फिर आपको मार्जिन मिलेगा यार ठीक है सिस्टम जो है ना वो थोड़ा इरेशनल है। लेकिन इतने लो स्कोर के ऊपर जो वो इरेशनैलिटी नहीं है। एनी हाउ, तो अब हम फेज 2 में जा रहे हैं, और फेज 2 आपका होगा सर इस्माइल दानिश साहब के साथ। आप हर स्टूडेंट जो है वो 1-on-1 खास तौर पर अपनी इंग्लिश ऐसे और प्रेस, ये अगला जो भी सेशन है ये डेडिकेटेड है इंग्लिश पे, क्योंकि मैं पोल साइंस पे या किसी भी सब्जेक्ट पे किसी भी दिन आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन जो मेक और ब्रेक है वो ऐसे है। तो वो मैंने सर से रिक्वेस्ट की है। तो अभी आप लोगों को माइक भी अलाउड होगा, हर बच्चा 1-on-1, और कोशिश करें अपना जो टाइम है वो जायज टाइम ले, यानी कि नजायज, जो नजायज तो खैर कोई नहीं होता, लेकिन कोशिश करें कि दूसरों को भी रिस्पेक्ट करें ताकि सबकी बारी आ जाए। और 1-on-1 जो आपने तैयारी की है वो मनोहन सर को बताएं, जो लिखा है तब भी बताएं, नहीं लिखा तब भी बताएं। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा सर कि हम कोई शॉर्टकट को इनकरेज न, मिसाल देते हैं कि हम, हमारा ये जॉब नहीं है कि किसी स्टूडेंट को हम खामखा मोटिवेट कर दें कि बेटा आपके 20 नंबर आए हैं तो वेल डन, अगली दफा करो ठीक हो जाए। तो मैं ये चाहूंगा कि एक ट्रूथफुल एक्सचेंज हो। जो स्टूडेंट आप, और ये सबसे पहले सच आपने खुद बोलना है। सर आपको नहीं जानते, मैं नहीं जानता, आप कहेंगे ना सर मैंने 150 ऐसे लिखा था, ठीक है, मेरी कोई ग्रामर की भी गलती नहीं है, तो वो आपको इस इंफॉर्मेशन पे जवाब देंगे। अगर आप कहेंगे कि मैंने कोई भी ऐसे नहीं लिखा, तो फिर जवाब चेंज हो जाएगा। तो सच बोले ज्यादा से ज्यादा, और सर जो है वो इंशाल्लाह आपको अगला जितना भी ये आपका एसए और प्रेसी का मामला है उसके हवाले से आपकी पर्सनल जिस बच्चे की भी क्वेरी है, आप अपनी वो डीएमसी पास रखें, उसमें से जो नंबर आए हैं वो बताएं, और आपने क्या क्या तैयारी के लिए मैकेनिज्म अपनाया है वो बताएं। तो इंशाल्लाह आई होप के बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको ऐसे और प्रेसी के ऊपर एक न्यूट्रलाइज्ड और जनरलाइज्ड जो ओपिनियन है, ठीक है, वो इंशाल्लाह सर की तरफ से मिल जाएगा। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच जी। तो अभी जो है ओवर टू